लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और नई ऑडियो बुक समरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं द 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, द सीक्रेट टू लव दैट लास्ट से, जिसे लिखा है गैरी चैपमैन ने। तो आइए जानते हैं कि इस किताब में हम प्यार की कौन सी 5 भाषाएं सीखने वाले हैं। तो इस समरी का पहला चैप्टर कहता है कि लव एक ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। लव के बारे में जो पहली चीज आप सीखते हैं वो है अपनी फैमिली से प्यार करना। वैसे मेरे हिसाब से लव का मतलब है सैम और ग्रेस। जी हाँ, जो मेरे मम्मी डैडी है और मुझे 50 साल से भी ज्यादा प्यार करते रहे हैं। अगर ये लोग मुझे इतना प्यार नहीं देते तो शायद मैं तो ये किताब लिखने के बजाय ना अभी तक प्यार ही ढूंढ रहा होता। तो मेरे लिए घर का मतलब कैरोलिन भी है, जिसके साथ मेरी शादी हुए लगभग 40 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है। लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, मगर लव की लैंग्वेज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका पूरी दुनिया में एक ही है। और आपकी लव लैंग्वेज में बात करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आपकी लव लैंग्वेज कौन सी है। वैसे अपनी शादी के इतने सालों बाद ना मैंने ये रियलाइज किया कि लव की 5 इमोशनल लैंग्वेजेस होती है और इन 5 लव लैंग्वेजेस को यूज करके हर कोई अपने लव और इमोशन का इजहार कर सकता है। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप अपने स्पाउस की प्राइमरी लैंग्वेज को समझ करके उसे बोलना सीख गए तो एक लॉन्ग लास्टिंग और प्यार भरी मैरिड लाइफ के सीक्रेट की चाबी आपके हाथ लग जाएगी। जी हाँ, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि शादी के बाद प्यार का क्या होता है। तो हुआ यूँ कि एक बार ना मैं एक आदमी से मिला जिसने मुझसे मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि मैं एक मैरिज काउंसलर हूँ और एक मैरिज एनरिचमेंट सेमिनार्स को लीड करता हूँ, तो उस आदमी ने सवाल किया कि शादी के बाद प्यार का क्या होता है। उस आदमी की 3 शादियाँ हो चुकी थी। उसकी पहली शादी 10 साल टिकी, दूसरी शादी 3 साल और तीसरी शादी 6 साल तक। अब अपनी 3 शादियों के फेल होने के बाद वो हैरान है कि आखिर शादी के बाद प्यार कहाँ चला जाता है। तो उसकी पहली शादी की बात करें तो 3-4 साल तक अच्छी चली, फिर उनका बेबी हो गया। बेबी के आने के बाद उसकी वाइफ का सारा अटेंशन उनके न्यू बॉर्न बेबी की ओर चला गया। पति को लगने लगा कि जैसे घर में उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जब उसने ये बात अपनी वाइफ को बोली तो उसने कहा कि 24 घंटे नर्स बनकर के बेबी की देखभाल करना कोई मजाक नहीं है, बल्कि उसे भी इस काम में उसकी मदद करनी चाहिए। अब अपनी वाइफ की ये बात सुनकर के उसे और भी बुरा लगा और फिर उनके बीच में ना धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके बीच में प्यार जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। फिर एक दिन वो दिन आया जिसके बारे में शायद कोई सोचता भी नहीं है। जी हाँ, दोनों इस बात के लिए एग्री हो गए कि उन्हें अब डिवोर्स ले लेना चाहिए और इस तरीके से उस आदमी की पहली शादी टूट गई। अगर बात करें उसकी दूसरी शादी की, तो शुरुआत से ही ये शादी अच्छी नहीं थी। सिर्फ 6 महीने की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। उन्हें अपने हनीमून पे इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि वो कभी भी इस बात को भूल ही नहीं पाए, क्योंकि शादी से पहले ये एक वर्ल्ड विंड रोमांस था और शादी के बाद में असली जंग शुरू हुई। फिर जल्दी ही ये दूसरी शादी भी नहीं टिकी और उस आदमी का एक बार फिर से डिवोर्स हो गया। फिर 3 साल के बाद में वो और एक लड़की से मिला जिससे उसने 2 साल डेटिंग की और उसके बाद में शादी कर ली। तो इस लड़की के साथ शादी करने से पहले उनके रिश्ते काफी अच्छे थे। इस लड़की के जितना पॉजिटिव इंसान तो उसने आज तक नहीं देखा था। मगर शादी के कुछ महीने के बाद ही वो छोटी छोटी बातों पर ना कंप्लेन करने लगी, जैसे कि तुमने कूड़ा बाहर क्यों नहीं रखा या कपड़े सुखाने क्यों नहीं डाले। फिर कुछ दिन के बाद उसने उस आदमी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो उसे कहती थी कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती, तुम्हारा ना बाहर जरूर से अफेयर चल रहा है। और उसकी शिकायतें रोज रोज बढ़ती ही जा रही थी और इस तरीके से वो नेगेटिव बिहेव करने लगी थी। उनकी मैरिड लाइफ में ना कुछ भी ठीक नहीं था। और फिर एक दिन उस आदमी ने अपनी 3rd वाइफ को भी छोड़ने का मन बना लिया। उसके दिल में उस लड़की के लिए प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका था और इस तरीके से फिर तीसरी बार उसका डिवोर्स हो गया। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो शादी करने के बाद डिवोर्स ले लेते हैं। ज्यादातर शादियां इसीलिए नहीं टूटती कि उसे बचाने के लिए कोई सिंसियर एफर्ट नहीं हुआ, बल्कि इसीलिए क्योंकि लव को रॉन्ग वे में एक्सप्रेस किया गया। फिर वो अपने दोस्तों, थेरेपिस्ट और काउंसलर से ये वजह पूछते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और इस सवाल का ना सीधा सा जवाब है और बहुत ही आसान। मैरिड लाइफ यानी कि शादीशुदा जिंदगी में एक रोमांटिक लव की डिजायर होना ह्यूमन साइकोलॉजिकल मेकअप है।
इसीलिए आपको अपने पार्टनर को अटेंशन देने की जरूरत है और आपको इसके लिए उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज को सीखना होगा, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट लव लैंग्वेज हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी होगी, यानी कि उसे पहचानना होगा, जिससे कि आप एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी मैरिड लाइफ का मजा ले सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि कीपिंग द लव टैंक फुल, यानी कि आपको अपने लव टैंक को फुल रखना है, क्योंकि हर किसी का एक इमोशनल लव टैंक होता है। जब भी कोई पर्सन लव को प्राइमरी लैंग्वेज में रिसीव करता है तो उसका लव टैंक भरने लगता है और इस तरीके से लोगों को लव की फील होती है। और जब हमें लव अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में नहीं मिलता है तो धीरे धीरे ये टैंक खाली होता जाता है और हमें फील होता है कि हमारी लाइफ में लव की कितनी कमी है। जब ये टैंक्स खाली होने लगते हैं तभी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। इंसान जब प्यार में पड़ता है तो उसे लगता है कि ये रिलेशन अब हमेशा के लिए है। फिर कुछ टाइम के बाद में, जैसे कि 2 साल के बाद, हर रिलेशनशिप में ये इश्यूज आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आपको अपने स्पाउस की प्राइमरी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। अगर उनका लव टैंक फुल है तभी वो आपको भी भरपूर प्यार दे पाएंगे। तो आप अपने लव टैंक को हमेशा फुल रखें। और इसी के साथ आगे है चैप्टर नंबर 4, जो कहता है फॉलिंग इन लव, यानी कि ये चैप्टर ना थोड़ा पेसिमिस्टिक है और उदास करने वाला भी। मैं आपको इस चैप्टर में किसी के प्यार में पड़ने का एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि बगैर किसी डिटेल्स के मैं इस बात को एक फनी वे में खत्म करूं, क्योंकि आपको फॉलिंग इन लव का प्रोसेस बताते हुए मैं रियलिस्टिक रहना चाहता हूं। हो सकता है कि आपको कुछ पेसिमिस्टिक लगे और इससे पर्सपेक्टिव का मतलब समझ आता है, क्योंकि ऐसे बहुत से कपल हैं जो प्यार में पड़ते हैं, शादी करते हैं और फिर लास्ट में सेपरेट हो जाते हैं। ये बड़े ही दुख की बात है, मगर सच है कि हमारे कल्चर में आजकल डिवोर्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं। तो मैंने देखा है कि 2 साल की इनिशियल लव फेज के बाद लोग अपने पार्टनर के नेचर का दूसरा साइड देखना शुरू कर देते हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। उन्हें ये सोचकर के ज्यादा पेन और हर्ट होता है कि वो प्यार में कितने अंधे थे। प्यार का नशा जब उतरता है तो कड़वी रियलिटी से सामना होता है, जो उन्हें और भी ज्यादा रूड बना देती है। फिर उनके रिश्ते में छोटा सा रीजन भी, मतलब तिनके जैसी बात भी ना, एकदम तिल का ताड़ बन जाती है। जैसे कि सिंक में बाल मिलना तकरार की वजह बन जाता है और फिर लड़ाइयाँ शुरू होती है और लोगों के सामने उन्हें झूठ मूठ का खुश होने का दिखावा करना पड़ता है। मैं आपको इस बात का एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। फॉलिंग इन लव हर किसी के साथ होता है। अगर हर कपल को ये रियलाइज है कि वो अपनी किसी एक्टिव चॉइस की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर दोबारा से वो एक दूसरे को प्यार करना भी सीख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने कहा था कि फॉलिंग इन लव का प्रोसेस एक टेम्पररी इमोशनल एक्सपीरियंस होता है और रियल लव तब तक इन लव प्रोसेस जो है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। जी हाँ, मेरे हिसाब से आपके पार्टनर के एक्सप्रेसिवली दिल खोल करके आपकी तारीफ करने से आपको ना हद से ज्यादा खुशी मिलती है और आप पैम्पर्ड फील करते हैं। तो आपको भी अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें प्यार के बदले प्यार देना चाहिए। ये आपकी पार्टनर की लव लैंग्वेज है, इसे समझे और इसी हिसाब से अपने रिश्ते में आगे बढ़े। जैसे कि एक बार एक लेडी 9 महीने तक ट्राई करने के बाद भी अपने हस्बैंड को बेडरूम में पेंट करने के लिए मना नहीं सकी, तो वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आई। तो मैंने उसे एडवाइस दी कि आपका हस्बैंड जो कुछ भी करे उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए ना कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कमाल। उस लेडी ने ठीक ऐसा ही किया और जादू चल गया। उसके हस्बैंड ने खुशी खुशी उनका बेडरूम पेंट कर दिया। जरूरी नहीं कि हर बार एक्शन वर्ड से लाउडर ही हो। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन किसी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी प्राइमरी लैंग्वेज ये है तो इसका मतलब है कि जब कोई आपको रियल कॉम्प्लीमेंट दे, आपसे कहे आई लव यू, साथ ही अगर दूसरी और किसी की इंसल्ट से आपका हार्ट ब्रेक होता है, जो आपके दिल में लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी अपने पार्टनर के इमोशंस को हर्ट ना करे। ये बात हमेशा याद रखे, वरना एक जरा सी मिस्टेक भी आपके पार्टनर का दिल दुखा सकती है। इन शॉर्ट ये कि आपको बढ़ा चढ़ा करके तारीफ नहीं करनी है, लेकिन हाँ, उन्हें टॉन्ट नहीं मारना है, उन्हें ताने नहीं कसने हैं। एकदम सटल तरीके से आपको अपनी बात उनके सामने रखनी है और धीरे धीरे आप इस प्यार की भाषा को कहने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे करके आप इस भाषा में परफेक्ट हो जाएंगे और फिर शायद आपको थोड़े टाइम बाद इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप इस प्यार की भाषा को जान पाए हैं
और आगे जानते हैं चैप्टर नंबर 6 में लव लैंग्वेज नंबर 2 के बारे में, जो है क्वालिटी टाइम। इस चैप्टर में ना आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ क्वालिटी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर सकेंगे। अगर ये आपके स्पाउस की प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो आपको ये टिप्स डेफिनेटली यूज करने ही चाहिए। अब ये हो सकता है कि ये आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज ना हो, मतलब आपके पार्टनर की है लेकिन आपकी नहीं है, तो फिर भी आप अपने पार्टनर के लिए ये जरूर करें। साथ ही अपने पार्टनर के साथ ना कुछ क्वालिटी एक्टिविटीज के लिए भी आप टाइम जरूर निकालें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक लेडी ने बताया कि मेरी और डेरिक की कभी भी फाइट नहीं हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके रिश्ते में कभी कोई हार्डशिप नहीं आई थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें किसी भी चीज के लिए फाइट की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका आपस में कम्युनिकेशन हमेशा बहुत बढ़िया रहा था, इसीलिए उनकी कभी कोई फाइट नहीं हुई। अब उन्हें ये अच्छे से मालूम हो गया था कि अपने स्पाउस के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी की प्रॉब्लम ही ना हो। तो किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके रिश्ते की चाबी है, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। अपना हर काम उसके साथ मिलकर करें, साथ में की गई एक्टिविटीज को पूरी वैल्यू दे, और फिर आपका पार्टनर भी आपको उतनी अटेंशन और भरपूर प्यार देगा। आपको ये बात हमेशा याद रहे कि अटेंशन ना मिलने पर आपका पार्टनर हर्ट हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिश्ते में दरार डाल सकती है, जैसे अपने पार्टनर की बात न सुनना, डिस्ट्रैक्शन और अपनी खास डेट्स को पोस्टपोन करना। आप ये सारी चीजें, सारी बातें अवॉइड करें तो बेटर होगा। इस बारे में सोचिए, लिस्ट बनाइए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जहाँ पर है लव लैंग्वेज नंबर 3। जी हाँ, ये है प्यार की तीसरी भाषा, जो है रिसीविंग गिफ्ट्स यानी कि गिफ्ट्स लेना। क्योंकि गिफ्ट जो होते हैं वो एक्चुअली ना लव का विजुअल सिंबल होते हैं। वो इंसान जिसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स लेना होती है, उन्हें अपने पार्टनर से गिफ्ट लेने में बहुत खुशी मिलती है। गिफ्ट मिलने से उन्हें लगता है कि कोई है जो उनकी केयर करता है। उन्हें ये चीज इतनी खुशी देती है कि एक स्मॉल डेली जेस्चर का एब्सेंस उन्हें हर्ट कर सकता है। गिफ्ट का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें नहीं है। गिफ्ट वो होता है जो दिल से दिया जाए और उसमें देने वाले की ना सच्ची फीलिंग्स होती है। फिर चाहे ये छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को खुशी दे सकता है अगर आपने उसे दिल से दिया है। आपका पार्टनर इसके पीछे आपका प्यार और इंटेंशन देखेगा। कभी कभी गिफ्ट देने से आपको अपने पार्टनर की एप्रिसिएशन भी मिलती है। और जैसा कि हमने पहले कहा कि अगर ये आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज है, तो अपने पार्टनर को गिफ्ट्स देकर के खुश करते रहिए। पहले ना उनकी पसंद की चीजों की एक लिस्ट बनाइए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा गिफ्ट देना चाहिए। तो चलिए, अगर ये आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है तो आई एम श्योर आप इस पे काम जल्दी ही शुरू कर सकते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 8, जिसमें लव लैंग्वेज नंबर 4 यानी कि प्यार की चौथी भाषा है एक्ट्स ऑफ सर्विस। जी हाँ, एक्ट्स ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ लव का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। लोगों को फीलिंग ऑफ नेसेसिटी के बजाय लव और कंपैशन के साथ एक्ट्स ऑफ सर्विस पर एफर्ट करना चाहिए। किसी भी मैरिड लाइफ की एक बहुत ही डेलिकेट लैंग्वेज होती है, पर इसे अगर कंपैशन के साथ केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाए तो कोई भी मैरिड कपल कंप्लीट हार्मनी के साथ खुश रह सकता है। अगर आपने लव चूज किया है तो इसे कुछ ऐसे एक्सप्रेस करिए कि आपका स्पाउस उस लव को फील कर पाए, और तब ये एक्ट इमोशनली इफेक्टिव होगा। ये एक्ट किसी गिल्ट, फियर या नाराजगी की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर इन वजहों से आप ये एक्ट कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे अब मैं आपको जिम की स्टोरी का एग्जाम्पल देता हूँ। जेनिस नाम की एक औरत थी, उसने अपनी ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की। उसने बताया कि 20 साल तक वो अपने हस्बैंड की सेवा करती रही, मगर उसके पति ने हमेशा उसे डोरमेट की तरह ट्रीट किया। वो उसे इग्नोर करता था और मिसट्रीट करता था। उसे अपने दोस्तों और फैमिली के सामने ह्यूमिलेट किया करता था। उसे फिर भी अपने पति से नफरत नहीं थी, मतलब इतना कुछ होने के बाद उसने ना कभी भी अपने हस्बैंड का बुरा नहीं चाहा। मगर लास्ट में वो इतनी तंग आ चुकी थी कि अब उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। उस औरत ने एक्ट ऑफ सर्विस पूरे 20 सालों तक की, मगर उसमें एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं था। वो एक गिल्ट, रिजेंटमेंट यानी कि नाराजगी और फियर की वजह से किया गया था। एक एक्ट ऑफ सर्विस तभी माना जाएगा जब उसे अपने पार्टनर का प्यार मिलेगा, जब उसका पार्टनर उससे ये कहेगा कि लाओ ये काम मैं करता हूँ, और दिल से आपकी मदद करेगा, आपका बर्डन कम करने की कोशिश करेगा और साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेगा।
तो इसे कहते हैं एक्ट्स ऑफ सर्विस। और आगे है चैप्टर नंबर 9, जिसमें है प्यार की 5वीं भाषा यानी कि लव लैंग्वेज 5, फिजिकल टच। मुझे लगता है कि फिजिकल टच ना वो एक्शन है जो हमारी सोल को भी टच करता है। सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी ही इसका मतलब नहीं है। आप सिंपली अपने पार्टनर का हाथ पकड़े या उसके साथ बैठे। बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक पार्टनर फिजिकल टच को सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी से जोड़कर देखता है, जबकि दूसरे पार्टनर के लिए इसका मतलब हाथ पकड़कर बातें करना या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो सकता है। इसे कंबाइन करना ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि हर किसी को अपने रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी मुसीबत के वक्त एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि फिजिकल टच लव का एक पावरफुल कम्युनिकेशन है। मुश्किल वक्त में हमें किसी भी चीज से ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज भी फिजिकल टच है, तो जब भी वो उदास लगे उन्हें एक टाइट हग दे करके उनका मूड लिफ्ट करे। इससे ना उनके चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाएगी। और इसी के साथ आप भी अपने स्माइल को यूं ही कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि आगे है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम डिस्कवर करेंगे आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज को। जी हाँ, 5 टाइप की डिफरेंट लव लैंग्वेजेस को केयरफुली समझाने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, अब मैं उन मेथड्स पर डिस्कस करूंगा जिससे कि आप अपनी और अपने पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को डिस्कवर कर पाएंगे। इसे करने के पीछे ना 2 बेसिक कारण हैं। पहला तो ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, और दूसरा ये है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर क्या प्रेफर करता है। मैं यहाँ पर बॉब की स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, जिसे लगता है कि फिजिकल टच थ्रू इंटीमेसी के साथ साथ वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन उसके लिए प्राइमरी लव लैंग्वेज है। और यहाँ पर मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत से आदमी ये समझने की गलती करते हैं कि जो उन्हें पसंद है वही चीज उनके पार्टनर को भी अच्छी लगती होगी। उन्हें लगता है कि औरतें बिना फिजिकल टच का मतलब सिर्फ सेक्स समझती है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर किसी औरत को अपने पार्टनर से एप्रिसिएशन, लव और केयर मिले तो वो खुद ही फिजिकली इंटीमेट होना चाहेगी। तो पहले आप ना अपनी लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करें, उसे पहचाने, उसे समझे, जिससे कि आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। जो कपल अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझ लेते हैं, उन्हीं के बीच में ना ज्यादा गहरा प्यार होता है। तो प्यार की इस गहराई में और डीप जाने के लिए आगे चैप्टर नंबर 11 कहता है कि लव इज अ चॉइस। जी हाँ, अपनी मैरिड लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का ना एक ही तरीका है कि आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझे और हर रोज एक दूसरे को लव करने का वादा करें, जिससे कि आपका लव टैंक हमेशा फुल रहे। इस चैप्टर में रीडर्स के लिए एक सवाल है और ये जानने की कोशिश की गई है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि कपल अपना गुस्सा और पास्ट की गलतियों को अनदेखा करके एक दूसरे की लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे। तो मेरे पास ना इसका ये जवाब है कि बेसिकली प्यार सही और गलत दोनों रीजंस की चॉइस है। प्यार में जब एक पार्टनर से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। एक मैरिज का मतलब यही है कि इसमें सही और गलत दोनों डिसीजन हो सकते हैं। तो दोनों पार्टनर्स को ना अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना चाहिए और माफ करना भी सीखना होगा। हर किसी को अपने लाइफ पार्टनर की कद्र करनी चाहिए। हो सकता है कि उनमें लाखों बुराइयां हो, मगर उनके साथ राइट इमोशन के साथ डील करना ही सच्चा प्यार है। आपके बीच कितनी भी बहस हो, कितनी ही लंबी क्यों ना हो, फिर भी फोकस्ड रहे और प्यार करना कभी ना छोड़े, क्योंकि हर रिलेशनशिप में स्पार्क होना चाहिए, क्योंकि आदमी और औरत दोनों इसके लिए तरसते हैं। इस किताब के लेखक ने यही एडवाइस दी है कि अगर अपनी लव लाइफ आपको मेंटेन रखनी है तो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को सीखे और साथ में माफी मांगना और माफ करना भी, जो कि आपको किसी भी टफ सिचुएशन में एक साथ जोड़े रखेगा। तो चलिए इस बात का खास ख्याल रखें। और आगे है चैप्टर नंबर 12 जो कहता है कि लव मेक्स द डिफरेंस। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि एक्चुअली लव आपकी दूसरी नीड्स जैसे कि सिग्निफिकेंस, सिक्योरिटी और सेल्फ अप्रिशिएशन के साथ भी एक कनेक्शन फॉर्म करता है। ये साबित हो चुका है कि जब आपके पार्टनर का प्यार आपको सेफ और वर्दी फील कराता है तो ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ये दुनिया की सबसे बेस्ट वाली फीलिंग होती है जब आप किसी को उतना ही प्यार करते हैं जब पहली बार मिले थे। आप इसे ना एक ब्लेसिंग समझ सकते हैं, एक आशीर्वाद समझ सकते हैं। जब आपको प्यार मिलता है तो आपको फील होता है कि आप कितने कीमती हैं,
कितने लकी है, कितने किस्मत वाले हैं, कितने वैल्यूबल है, मतलब दुनिया में बेस्ट है आप। और आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है और ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करती है। अगर मैरिड लाइफ में भरपूर प्यार है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के अपने पार्टनर से कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। लव सिर्फ एक सोल्यूशन ही नहीं है, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ एक अनलविंग स्पाउस भी आपसी अंडरस्टैंडिंग से लविंग बन जाता है। और आगे है चैप्टर नंबर 13, जहाँ पर हम जानेंगे लविंग द अनलव्ड के बारे में। एक्चुअली मेरा जो ये चैप्टर है ना, ये अपने रीडर्स के क्वेश्चन पर बेस्ड है। उस रीडर का नाम है एन, जिसका सवाल है कि क्या कोई किसी अनलव्ड पर्सन को प्यार कर सकता है। और ये सवाल सुनकर मुझे और मेरी वाइफ को ना हमारी मैरिड लाइफ के कुछ टफ एक्सपीरियंस याद आ गए थे। हम भी उस दौर से गुजरे थे जब हम दोनों बहुत बहस करते थे। हमें एक दूसरे पर इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि हर छोटी छोटी बात पर हमारी लड़ाई होती थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हम एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। और हमारे इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि हमारी मैरिड लाइफ में लव के कॉन्सेप्ट पर से ही यकीन उठ चुका था। तब हमने एक साथ बैठकर के एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट किए बगैर सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस की। गुस्से और हेट के बजाय हमने सॉफ्ट मैनर में एक दूसरे की बातें सुनी और समझी, बिना जज किए। हमने बिना किसी एक्स्ट्रा डिमांड के ऑनेस्ट सजेशन दिए, जिससे कि हमारा प्यार भरा रिश्ता बरकरार रहे। और इन सब का रिजल्ट ये निकला कि हमने अपनी लैंग्वेज ऑफ लव को डिस्कवर किया। जी हाँ, किसी अनलव्ड पर्सन को प्यार करना ना किसी के लिए भी एक बहुत ही टफ जॉब हो सकती है। हेट का प्राइमरी रिएक्शन भी हेट और गुस्सा ही होता है। जब रिलेशन में प्यार की कमी होती है तो लव टैंक ड्राई हो जाता है, सेल्फ एस्टीम टूटने लगती है और फिर आपस में दूरियां बढ़ने लगती है। इस सिचुएशन में ना आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज ना भूल जाए। इस लव लैंग्वेज को उसके दिल के पास पहुंचने के लिए यूज करें। उसे यकीन दिलाए कि आप उसे समझते हैं और ये सब करके आप अपनी हैप्पीनेस को फिर से पा सकते हैं। इसी के साथ आगे है चैप्टर नंबर 14, जो है चिल्ड्रन एंड लव लैंग्वेजेस। मतलब ये कि ये चैप्टर अपने बच्चों की लव लैंग्वेज को समझने के बारे में भी है। आपको अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और लविंग रिलेशनशिप को डेवलप करना सीखना होगा। यहाँ मैंने अपनी शादी के बहुत से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज किए हैं और उन कपल्स के भी जिन्हें मैंने इतने सालों में काउंसिल किया है, ताकि मेरी इस किताब का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ जाए। मैंने रिलेशनशिप और मैरिज में आने वाली ऐसी कई डिफरेंट सिचुएशन और इश्यूज को भी डिस्क्राइब किया है जिन्हें मैंने काउंसिल किया है। तो इस चैप्टर में मैंने बताया है कि बच्चे अपनी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ लव को शो करने के लिए कैसे डिफरेंटली एक्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे की हैबिट है कि वो अपने पेरेंट्स से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन लेता है, तो हमेशा उसे पेरेंट्स के गिफ्ट्स मिलने की चाहत रहेगी। ये उसकी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ लव है। अगर हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ लव मालूम हो, तो वो इसी हिसाब से अपने बच्चे की परवरिश करके उसे एक मेंटली स्टेबल पर्सन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और जब बच्चे की लव लैंग्वेज को इग्नोर किया जाता है, तो वो उनके बचपन को ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को बैडली अफेक्ट कर सकता है। तो इस किताब में मैंने हर लव लैंग्वेज के लिए 2 एडिशनल सजेशन भी दिए हैं। मैंने हस्बैंड और वाइफ्स के लिए प्रोफाइल सर्विस भी डिस्क्राइब की है, क्योंकि इससे प्राइमरी लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ये एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की लव लैंग्वेज की नीड को समझे और उसे मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली पूरा प्यार और सपोर्ट दे। हर बच्चे को प्यार का एहसास कराया जाना चाहिए और इस प्यार के एहसास को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ, जहां पर हम जानेंगे अ पर्सनल वर्ड के बारे में। मैं यहाँ पर 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव का रिकैप करता हूँ। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशन का एक बहुत ही इफेक्टिव और जरूरी पार्ट होता है और 5 लव लैंग्वेजेस किसी भी सिचुएशन को बदल सकती है, मगर ये तभी होगा जब पार्टनर एक दूसरे की प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करेंगे। लोग कई सारे इमोशनल एक्सपीरियंस, हिस्ट्री और बैगेज के साथ ना एक शादीशुदा लाइफ में एंटर करते हैं। हर किसी की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, अपना एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है। हर कोई शादी को लेकर के अपनी एक डिफरेंट सोच और अप्रोच रखता है। आपके बीच में कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर फिर भी कभी भी अपने पार्टनर को इमोशनली हर्ट ना करे। जब कोई कपल आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेता है, तो वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए और शादी को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना भी सीख लेते हैं। और इस चैप्टर में मैंने सारे लेसन्स रिविजिट किए हैं, जिससे कि रीडर्स को एक क्लियर कॉम्प्रिहेंशन मिल जाए। और इस बुक का असली मकसद सारे मैरिड कपल्स तक पहुंचना है।
आपको बुक से समझ आ जाएगा कि लेखक इस बारे में कितना डेस्परेट है कि सारी मैरिजेस सक्सेसफुल और लॉन्ग लास्टिंग बने। मैं यहाँ पर अपना ये ड्रीम भी शेयर करना चाहता हूँ कि डिवोर्स रेट बहुत ही कम हो जाए या ना ही हो। मैं हर कपल को उनकी लव लाइफ के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देना चाहता हूँ। तो कंक्लूजन ये है कि द 5 लव लैंग्वेज लव के बारे में एक ग्रेट स्टोरी है जो आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे फील किया जाता है। इसके लिए अपने पार्टनर को स्पेस और टाइम दे, उन्हें इम्पोर्टेंस दे और उन्हें स्पेशल फील कराए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज डिस्कवर करें ताकि आप भी उसे सीख करके उनसे उनकी लव लैंग्वेज में बात कर सके जो उन्हें ढेर सारी खुशियाँ देगा। आप अपने पार्टनर से कैसे प्यार का इजहार करते हैं, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपके पार्टनर को आपसे कुछ शिकायतें हैं तो उस पर गौर करें, एनालाइज करें कि वो आपको किस तरीके से बिहेव करते हुए देखना चाहते हैं। मैरिज में एक रोमांटिक लव की डिजायर हर ह्यूमन के साइकोलॉजिकल मेकअप में डीपली रूटेड होती है। हर एक को चाहिए कि वो अपने लाइफ पार्टनर को वैल्यू दे और अपने रिश्ते में एफर्ट्स डाले, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना सीखे और लव लैंग्वेजेस की ये सिंपल बेसिक टिप्स फॉलो करके एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को एंजॉय करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है।